न्याय करके किसी व्यक्ति के जीवन में सुख का प्रकाश फैलाने वाले न्यायाधीश को यदि अपने द्वारा सुनाए गए फैसले के चलते बुझाना पड़ जाए किसी घर का चिराग, तब किस उहापोह से गुजरती है उसकी रात। रामास्वामी कृष्णमूर्ति, कल्कि की तमिल कहानी का अंश। मृत्युदंड हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत ही मार्मिक कहानी सुनने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो कहानी में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमावस्या की रात थी। दीवान बहादुर जज अष्टोत्तरम अयंगार अपनी सुकोमल शैया पर करवटें बदल रहे थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सिरहाने का तकिया पायताने और पायताने का सिरहाने बदलने पर भी वे सफल नहीं हो सके। सहसा घड़ी में घंटे बजने शुरू हो गए। 1, 2, 3। वे गिनते जाते हैं और घड़ी 12 बजाकर ही मौन होती है। अब तो सो ही जाना चाहिए। इस दृढ़ संकल्प के साथ जज अयंगार अपनी आंखें खूब अच्छी तरह बंद कर लेते हैं, लेकिन तभी उनके मनश्चक्षुओं के सामने एक भयंकर दृश्य उभर उठता है। पहले वह दृश्य धुंधला, जैसे बहुत दूर से दिखाई दे रहा हो, उभरता है। फांसी के खंभे में लटकी कोई वस्तु जैसे हवा के झोंकों में धीरे धीरे हिल रही है। दूसरी ही क्षण वह सारा दृश्य बहुत पास और स्पष्ट नजर आने लगता है। वह एक अत्यंत सुंदर युवक का चेहरा है, जो प्राणहीन है, जिसकी आंखें खुली हुई हैं। दीवान बहादुर को ऐसा लगा कि वह निष्प्राण आंखें उनके हृदय को तीर की तरह भेद रही हैं। वह एकाएक उठे और शैया से उतर आए। खिड़की के पास जाकर उन्होंने किवाड़ खोल दिए। शीतल वायु का एक झोंका अंदर आया। कुछ आश्वस्त होकर वे बाहर बगीचे में देखने लगे। ओ, यह क्या? उस पेड़ की डाल पर वह क्या लटक रहा है? एक झटके के साथ अयंगार ने खिड़की के किवाड़ बंद कर दिए। फिर अंधेरे में टटोलते हुए स्विच का पता लगाया और बत्ती जलाई। उसके बाद अलमारी खोलकर किताब निकाल लाए और सोफे पर बैठकर उसे खोला। उफ, यह क्या? जैसे किताब में बिच्छू छिपा हुआ था। उसने हाथ में डंक मार दिया। उन्होंने पुस्तक को जमीन पर फेंका और खुद उछल पड़े, लेकिन वहाँ कहीं कुछ नहीं था। वह पुस्तक नालायर दिव्य प्रबंधम थी। उसको देखते ही जज महोदय को उभय वेदांतसार उपन्यास चक्रवर्ती श्री षटकोपाचारी स्वामी जी की मधोपट्टी के बलवे के मुकदमे में दी हुई गवाही याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मधोपट्टी में दंगा हुआ था, उस दिन से पहले की रात में और तिरुमले दोनों तिरुचिरापल्ली जंक्शन के मुसाफिरखाने में बैठकर दिव्य प्रबंधम के संबंध में बातें कर रहे थे। उन्होंने पेरियाल वार के पदपद्मों की और तिरुमल आलवार के श्री चरणों की शपथ ली थी। षटकोपाचारी स्वामी जी को अष्टोत्तरम अयंगार बहुत दिनों से जानते थे। वे परम भक्त, प्रकांड विद्वान और उच्च आचार विचार वाले व्यक्ति थे। कितनी ही बार अष्टोत्तरम अयंगार ने उनके मुख से दिव्य प्रबंधम के मधुर पदों को सुना था और भावाविभोर होकर आंसू बहाए थे। ऐसे महापुरुष की गवाही को झूठा और पुलिस की गवाही को सच्चा मानकर तिरुमले को फांसी की सजा देनी पड़ी। क्या षटकोपाचारी की गवाही सच्ची है? क्या तिरुमला निर्दोष है? क्या वह निरपराध बालक कल फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? क्या वह पाप मेरे सिर पड़ेगा? हाय, मैं न्यायाधीश क्यों बना? वकील ही रहकर जीवन क्यों न बिता दिया? अयंगार के मन में रह रहकर इस तरह के विचार उभरते आ रहे थे। मधोपट्टी के दंगे और उसके कारण चलने वाले मुकदमे से सभी परिचित हैं। उस समय सारे देश में विप्लव की भयानक अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। सन 1942 में जब महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे,
तब मधोपट्टी रेलवे स्टेशन से आधा मील दूर पर किसी ने रेल की पटरी उखाड़ फेंकी थी। सौभाग्य से उसके कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। सवेरे जो गाड़ी सबसे पहले आती है, उसके ड्राइवर ने उखड़ी हुई पटरी को देख लिया था और ठीक समय पर गाड़ी रोक दी थी। आधे घंटे में पटरी की मरम्मत हो गई और गाड़ी अपने रास्ते पर बढ़ गई। उसके बाद मधोपट्टी की पुलिस अपनी दूरदर्शिता का परिचय देने लगी। उसने अनेक घरों की तलाशी ली। हाई स्कूल में पढ़ने वाले 6 विद्यार्थियों को पकड़कर वह पुलिस स्टेशन ले गई। उन विद्यार्थियों के पीछे पीछे स्कूल के सभी लड़के जयघोष करते हुए बाहर निकल आए। उस दिन मधोपट्टी की गलियों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज उठे थे। अगर इन नारों के बल पर ही स्वराज्य मिल सकता है तो मधोपट्टी को दोगुना स्वराज्य मिलना चाहिए था। स्कूल के विद्यार्थियों के नारे सुनकर दुकानदारों ने भयभीत होकर दुकानें तक बंद कर दी थी। सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी थी, जो पुलिस स्टेशन के चारों ओर जमा हो रही थी। जो विद्यार्थी हवालात में बंद थे, खिड़की की राह से उस भीड़ को देखकर इंकलाब के नारे लगाने लगे। बाहर की भीड़ ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया। हवालात में बंद विद्यार्थी बहुत पिट रहे हैं, यह समाचार भीड़ में दावाग्नि की तरह फैल गया। जनता क्षुब्ध हो उठी। सड़क की मरम्मत के लिए रोड़ियों का ढेर लगा हुआ था। क्षुब्ध जनता ने उन रोड़ियों को ही अपना गुस्सा उतारने का साधन बना लिया। वे रोड़ियां पुलिस स्टेशन पर बरसने लगी। पुलिस के सिपाही बंदूक थामे बाहर आए और निशाना साधने लगे। उन्हें देखते ही जनता के क्रोध का पारावार न रहा। वह भीड़ स्टेशन की ओर बढ़ी। पुलिस की बंदूकों से गोलियां निकली। 2-3 व्यक्ति घायल होकर गिरे, लेकिन जनता की गति नहीं रुकी। गोलियां खत्म हो गई। सिपाही अंदर जा छिपे। जनता में जय जयकार का स्वर गूंजने लगा, लेकिन यही उसका अंत नहीं हुआ। पास ही मिट्टी के तेल का एक डिपो था। भीड़ में से कुछ लोगों ने डिपो के किवाड़ तोड़ डाले और तेल के कुप्पे ले आए। सिगरेट पीने वालों के पास माचिस थी। कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन से धुआं उठा और अग्निदेव अपनी करामात दिखाने लगे। उसी समय खबर पाकर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदि एक बड़े पुलिस दल के साथ वहां आ पहुंचे। इस बार सचमुच पिस्तौल चली। कुछ लोगों का वहीं प्राणांत हो गया, कुछ लोग भयंकर रूप से घायल हुए। 5 मिनट के भीतर ही भीड़ वहां से रफूचक्कर हो गई। आग भी बुझा दी गई, लेकिन तब तक पुलिस स्टेशन आधा जल चुका था। उस दिन मधोपट्टी सचमुच श्मशान भूमि बन गई। किसी भी व्यक्ति ने घर से बाहर सिर तक नहीं निकाला। वे शवों का दाह संस्कार करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। बहुत देर बाद मरने वालों के रिश्तेदारों को समाचार मिला और किसी तरह उनका दाह संस्कार किया गया। दूसरे दिन अंग्रेजी राज सत्ता मधोपट्टी में अपने असली रूप में प्रकट हुई। जहां देखो वहां पुलिस थी। वे घर घर में घुसे और पहले दिन के दंगे में सम्मिलित व्यक्तियों को पकड़ लाए। कुल 186 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। बाद में 30 को छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नहीं था। शेष 156 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। दीवान बहादुर अष्टोत्तरम अयंगार की अदालत में मुकदमे की सुनवाई आरंभ हुई। इस मुकदमे में प्रथम अभियुक्त था तिरुमले नाम का एक नवयुवक। उस पर 9 दफाएं लगाई गई। रेल की पटरी उखाड़ने से लेकर पुलिस स्टेशन में आग लगाने तक के कई अपराध उसके सिर पर लाद दिए गए। उसकी ओर से बड़े बड़े वकील पैरवी करने लगे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वह मधोपट्टी का भी लाडला था। वह बुद्धिमान, सुंदर, विनयी और वाक्चतुर था। सार्वजनिक कार्यों में उसकी अपार श्रद्धा थी। ऐसे ही अनुपम गुणों के कारण वह मधोपट्टी के निवासियों के प्रेम और आदर का पात्र बन चुका था।
चाहे कांग्रेस कमेटी हो, चाहे संगीत सभा हो, पुराने विद्यार्थियों का संघ, सहकारी समिति, निःशुल्क वाचनालय, कुछ भी क्यों न हो, सब में कोई न कोई विशेष उत्तरदायित्वपूर्ण पद तिरुमले के लिए सुरक्षित था। किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए वह धन संग्रह करने के लिए निकलता तो एक ही बार में अपेक्षित धनराशि इकट्ठी करके लौटता। दूसरा कोई और व्यक्ति आ जाए तो मधोपट्टी के निवासियों की तिजोरियों से एक पैसा भी न निकलता। तिरुमले जीजान से सभी सार्वजनिक कामों में सहयोग देता। कहानी खत्म हो गई दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।